दोस्तों, आज हम लोग प्री 2021 के एनवायरनमेंट सेक्शन को देखने वाले हैं। 2021 में एनवायरनमेंट सेक्शन से लगभग 19 क्वेश्चन आए थे और ये सेक्शन ऐसा था कि ये बहुत लोगों के फेल होने का भी कारण बना। इतने टफ क्वेश्चन थे और अधिकतर लोग करंट अफेयर ज़्यादा पढ़ते हैं। करंट अफेयर से भी क्वेश्चन थे तो एक दो क्वेश्चन तो बहुत पीछे पूछ लिए गए थे, जो अब पुराने हो गए हैं। ऐसे क्वेश्चन थे, ऐसे टॉपिक थे। तो पहले देखते हैं, फिर विचार कीजिए। तो पहला 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। कथन 1 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि UNCTF और आर्बर डे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद को विश्व के 2020 वृक्ष नगर की मान्यता प्रदान की है। तो देखिए, इस कथन में जो FAO है उसने और उसके बाद आवर डे फाउंडेशन ने ऐसा किया था। तो ये दो संस्थाएं थी, पर ये वाला संस्था नहीं थी। तो पहला गलत हो गया और दूसरा सही है। ये तो करंट अफेयर में था, तो इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं। अगला देखिए 31। सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं, किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतः एक या एकाधिक या कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसी परिस्थितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? देखिए, सवाना क्षेत्र आप लोग जानते होंगे, अफ्रीका में अधिकतर मिलते हैं। तो वहाँ क्या होता है, लंबी लंबी घास होती हैं और बहुत दूर दूर पेड़ होते हैं। तो पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका था कि कैसे घास कंट्रोल करती है पेड़ों को घने होने से, उगने से। तो उसमें पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग देखिएगा प्रीवियस ईयर में। तो उसी तरह क्वेश्चन था ये। तो इसमें इसी में वही पूछा गया है कि कैसे, कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं। तो परिस्थितियाँ देख लीजिए। देखिए, बिलकारी प्राणी और दीमक, तो इसको देखते हैं अभी। सेकंड देखिए, अग्नि। तो अग्नि तो ज़रूरी होगी। तो अगर अग्नि है, क्योंकि घास सूखी होती है जब एक सीजन में, तो वो जल जाती है, इससे कि पेड़ अपने आप भी नष्ट हो जाते हैं बहुत सारे। तो अग्नि तो है ही, ये दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। अगले देखिए, चरने वाले तृणभक्षी प्राणी हर्बीवोर्स। तो ये भी, इसमें देखिए जिराफ राफ होता है जो पेड़ों को उगने में दिक्कत देता है। अगला देखिए, मौसमी वर्षा। तो ये भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि वर्षा जो होती है मौसमी होती है, इस कारण पेड़ जल्दी नहीं पाते और घास जितना पानी होती है वो जल्दी जल्दी सोख लेती है। घास बहुत घनी होती है। तो आंसर हो जाएगा C। अगला देखिए, पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन एकदम NCERT से था और इसको किया जा सकता था आराम से। इसका आंसर होगा, पहला गलत होगा। इसमें बोला गया कि नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक होती है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी मात्रा जो होती है ना, जैसे कि आइस टैप्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, उसकी मात्रा भूजल से अधिक होती है। लेकिन हम नदियों और झीलों की बात करें तो वो नहीं होती, वो लास्ट आता है। अगर इसको अलग रखें हम तब, तो फिर ये पहला गलत हो जाएगा, लेकिन सेकंड सही है। ध्रुवीय हिमच्छेद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक होती है, तो ये सही है। अगला देखिए, ये देखिए पत्ती कोड़ा। देखिए, ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। पहले क्वेश्चन ऐसे आया था कि, क्वेश्चन आया था कि सॉरी, क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय, आंसर भी यही है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की मिट्टी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस तरह की मिट्टी होती है। और आप लोग अगर NCERT पढ़ेंगे तो वहाँ दिखेगी कि किस तरह इनकी मिट्टी होती है, कि इतने घने होते हैं। तो उस पर पूछा गया है क्वेश्चन। तो देखिए, पत्ती कूड़ा किसी अन्य जीवों की तुलना में तेज़ी से विघटित होता है और इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह प्रायः अनावृत होती है। पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण के द्वारा या अधिपादप के रूप में पनपकर पेड़ों के शीर्ष पर पहुंचकर प्रतिष्ठित होते हैं। ये उसकी बात कर रहा है, बेलों की, वाइन्स
और पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में जड़ें जमाते हैं, यह किसका सटीक विवरण है? तो आंसर यही डी हो जाएगा, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वनों के बारे में बोला जाता है कि इसके अंदर नीचे धूप तक नहीं पहुंच पाती। तो इसमें हर जो पेड़ होता है या हर कोई वृक्ष होता है, हर कोई अ, अ, मतलब वृक्ष जो भी है वो ऊपर तक जाने की कोशिश करता है किसी भी हालत में। तो ये बेल जो होती हैं, ये क्या होती तो जड़ पर ही हैं, लेकिन धीरे धीरे पेड़ से लपेट लपेट के ऊपर जाती हैं और इससे ऊपर जाके धूप को प्राप्त करती हैं। तो आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जा सकता है? तो देखिए, ये भी क्वेश्चन कठिन था, तो इसका आंसर है सी, लेमन ग्रास। तुक्का ही लगाया जा सकता था क्योंकि पढ़ा तो नहीं था। कांग्रेस ग्रास की बात करें तो ये इन्वेसिव थी, तो इसमें पढ़ी थी तो इसको ही हटा सकते थे और किसी को भी हटाया नहीं जा सकता था। ये देखिए 72। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। साइनोबैक्टीरिया, डायटम, फेरोमिनिफेरा एंड कॉपीपोड। उपयुक्त में से कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक हैं? प्राथमिक उत्पादक जो सूर्य से एनर्जी लेकर भोजन बनाते हैं उन्हें प्राथमिक उत्पादक। तो देखिए, इसका आंसर बी तो पता था कि साइनोबैक्टीरिया तो है ही है, लेकिन अब नहीं पता था कि इसके बाद क्या है। तो डाइटम के बारे में बोला जाता है कि डाइटम भी एक तरह से देखा जाए तो डाइटम भी एक प्राथमिक उत्पाद बोला जाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में अधिकतर क्या कहते हैं लड़ाई चलती रहती है। और अभी न्यूज़ में भी था डाइटम की, डाइटम इन्वेसिव हो गए हैं कुछ, तो ऐसा कुछ था। तो इसका आंसर अधिकतर लोगों ने बी लगाया है। अगला देखिए, हेजहॉग, मार्मॉट एंड पेंगोलिन। ये पूछा कि कौन से ऐसे जीव हैं जो पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर सुभेद दंगों की रक्षा करते हैं। तो देखिए, पेंगोलिन तो न्यूज़ में अधिकतर रहता है, चाहे चाइनीज पेंगोलिन हो चाहे इंडियन पेंगोलिन हो। तो ये तो पता भी था कि ये लपेट लेता है खुद को। तो 3 तो सही है, तो ये दोनों में से एक होगा। अब देखिए हैजॉग, तो एक अभी मूवी आई थी सोनिक। अब मूवी के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मैं कह रहा हूँ कि उसमें जो वो है ना स्पीड स्टर, तो वो क्या है, वो हैजॉग है एक। तो उससे मैंने मूवी देखी थी तो उससे मुझे पता चल गया था कि ये आंसर हो जाएगा इसका डी। वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा। तो ये क्वेश्चन देखिए एकदम अजीब है। और इसमें दरअसल क्या था कि ये 2014 की करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन इसमें लगता है इसमें यूपीएससी ने इसलिए सेट किया था कि अगर आप एलिमिनेट करें तो काफ़ी पास पहुंच सकते हैं आंसर के। जैसे देखिए, इसमें जो थर्ड ऑप्शन है यह वैध रूप से बाध्यकारी है। तो देखिए, बाध्यकारी जब भी आता है ना तो कान खड़े कर देने चाहिए। क्यों? ऐसे एक तो एनवायरनमेंट के संबंध में, ऊपर से बाध्यकारी, तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। तो थर्ड को हटाया जा सकता है। अब इसके बाद आंसर आप खुद ही ढूंढिए, क्योंकि ये 2014 में था, ये सही है। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, तांत्रिका अपहास। तो दरअसल ये क्वेश्चन था कि न्यूरो डिजेनरेटिव समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित में से किन से उत्पन्न होते हैं? तो देखिए, अधिकतर लोगों ने इसका डी ही लगाया और इसका अभी सही आंसर तो पता नहीं है। 76 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी यानी फिल्टर फीडर है? तो देखिए, ये भी अजीब क्वेश्चन था। और फिल्टर फीडर अगर पता हो तो निकल जाएगा। तो इससे अंदाज़ा लगाएगा कि फ़िल्टर फीडर क्या होते हैं। जो पानी को अंदर लेते होंगे अपने, और उसको जब पानी को निकालते होंगे तो उसमें जो प्रदूषक हैं वो उस जीव के अंदर रह जाते होंगे, ऐसा अंदाज़ा लगाया गया।
तो इस आधार पर मैंने सी लगाया और आंसर भी सी ही है, सीप। क्योंकि सीप जब मरती है ना तो उसके निकालते हैं, जब उसका पेट देखते हैं तो उसमें अजीब से प्रदूषक रहते हैं, तो इसी आधार पर। अगला देखिए 77। अगला देखिए, निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्वों के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है? तो देखिए, वो बायोकेमिकल साइकिल्स जो होती हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन ये सरल है, क्योंकि देखिए ये दोनों तो गैसीय साइकिल हो गई और ये सेडिमेंट्री साइकिल हो गई। तो इसमें सल्फ़र की बात जब करते हैं, सल्फ़र अधिकतर हम लोग मानते हैं कि ज्वालामुखियों से ही निकलता है, तो ये फास्फोरस ही आंसर है इसका, और जो सरल भी था आंसर क्वेश्चन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जीव डेट्रीडिवोरस होते हैं? तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, तो वहाँ से क्वेश्चन आराम निकाला जा सकता है। इसका आंसर होगा केंचुआ। केंचुआ है डेट्रीडिवोरस। देखिए, डेट्रीडिवोरस और डिकम्पोजर दो कॉन्सेप्ट है ना। डेट्रीडिवोरस होता है, एक होता है डिकम्पोजर्स होता है। तो जो डेट्रीडिवोरस होते हैं, इनको माना जाता है कि जो मरे हुए को खाने से इनकी फूड साइकिल शुरू होती है, तो उनको डेट्रीडिवोरस बोलते हैं। और डिकम्पोजर्स बोलते हैं जो मरे हुए को डिकम्पोज करते हैं, लेकिन ये अपना एक केमिकल छोड़ते हैं, अपने कुछ रासायनिक तत्व छोड़ते हैं जिससे उसको डिकम्पोज करते हैं। यानी कि ये सिर्फ मरे हुए को खाते हैं डेट्रीडिवोरस, लेकिन डिकम्पोजर्स कुछ केमिकल छोड़ते हैं जिससे उनको धीरे धीरे ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो केंचुआ डेट्रीडिवोरस है क्योंकि ये सीधे चीज़ों को निगल जाता है एकदम। तो ऑप्शन ए। अब देखिए, जेलीफिश भी एक डेट्रीडिवोरस है, क्योंकि कोई फिश मर जाती है उसको धीरे धीरे खाती रहती है। अगला देखिए, मिलीपीड। अब मिलीपीड के बारे में तो कोई अंदाज़ा नहीं था। अगला देखिए, समुद्री घोड़ा। अब देखिए, सी हॉर्स क्या है दरअसल, माफ़ी चाहते हैं, जो जेलीफिश है ये डेट्रीडिवोरस नहीं है, ये डिकम्पोजर है। तो इस आधार पर जेलीफिश को कैंसिल किया जा सकता है और सी आधार पर आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए 79, UNEP। तो UNEP द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को किस लिए विकसित किया गया था? तो ये भी एक अटपटा क्वेश्चन था और इसका आंसर शायद ए है। अगला देखिए, निम्नलिखित समूहों में से किसमें ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं? तो ये क्वेश्चन देखिए अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, कवक तो पता था कि कवक तो है ही है, तो यह हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब प्रोटोजोआ पर जब आंसर क्वेश्चन आता है तो आप NCERT में भी देखेंगे, तो प्रोटोजोआ को प्रेडेटर माना गया है। ठीक है, तो प्रेडेटर नहीं बना सकता, तो थर्ड भी कैंसिल हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। अब ये देखिए, वाटर क्रेडिट। देखिए, ये जब पेपर हो गया उसके बाद जब इंटरनेट पे सर्च किया तो एक छोटी सी न्यूज़ थी वाटर क्रेडिट के बारे में। तो इसका आंसर सी है, माइक्रो फाइनेंस टूल है, ये सही है। और यह है वैश्विक स्वास्थ्य संगठन, तो यही से आंसर ये हटाया जा सकता था, क्योंकि WHO थोड़ी होगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो सकता है, तो WHO हटाया जा सकता, इसी आधार पर हम हटा सकते थे कि वाटर क्रेडिट के संबंध में WHO कहाँ से आ गया। अगला देखिए 86, यह है R2 व्यवहार संहिता। तो ये भी क्वेश्चन अधिकतर करंट अफेयर में नहीं देखा गया था, इसका आंसर ये है 87, ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है? तो देखिए, इसमें अधिकतर लोगों ने डी ही लगाया, पर कुछ का मानना है कि वे कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्रा में निर्मुक्त करते हैं, तो ये गलत होगा, ऐसा ही माना गया है। तो इसके आंसर डिबेटेबल है,
इसका आंसर है तो डी है या फिर बी। अब देखिए तेल फर्नेस आ गया, जैसे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें भी सब अधिकतर लोगों ने डी लगाया। ब्लू कार्बन, तो ये तो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, एनसीईआरटी नहीं, शंकर आईएएस में क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, हमें लगता है हाँ हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। तो आप लोगों ने देख लिया अभी कि लगभग 20 क्वेश्चन हम लोगों ने भी डिस्कस किए जो एनवायरनमेंट के थे। अब जब मैंने गणना करी तो इसमें 14 क्वेश्चन ऐसे थे जो एक नॉर्मल स्टूडेंट एस्पायरेंट जिसने करंट अफेयर को भी सही से पढ़ा है, जिसने एनसीईआरटी जो कि हमारी 12th वाली है उसको सही से पढ़ा है और प्लस शंकर आईएएस को पढ़ा है, वो कर सकता था। ठीक है, ये मैंने अनुभव किया। और 6 क्वेश्चन तो मुझे लगता नहीं कि उस पर तुक्का ही मारना होता, ऐसा मैंने अनुभव किया। तो एक छोटा सा रिमार्क कि आगे अगर जैसे कि मेरे भी अगर बात की जाए, अधिकतर क्वेश्चन इसी में गलत हुए। मेरे सिर्फ 7 क्वेश्चन सही हुए हैं 20 में से, जिसमें से हाँ लेकिन 7 क्वेश्चन सही हुए हैं जिसमें मैंने अटैम्प्ट किए थे लगभग 16। तो ये बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक रहा है सेक्शन मेरे लिए, और अधिकतर सेक्शन में मेरे अच्छे नंबर हैं देखा जाए तो एक रिमार्क और आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए मेरा मानना यही है कि रणनीति में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, कि पेपर इस बार का डिफ़िकल्ट था एनवायरनमेंट को लेके, लेकिन थोड़ा इसको और व्यवस्थित किया जा सकता है। और मेरी तरह से एक नज़र से देखा जाए तो इसको थोड़ा लाइव बनाया जा सकता है। कैसे, जैसे कि हम एनसीईआरटी जब पढ़ रहे हैं, तो जो भी टॉपिक पढ़ें उसको एक बार ज़रा इंटरनेट पे सर्च कर लें और उस पर इंटरनेट पर एक वीडियो ज़रूर देख लें। और वीडियो ऐसी होनी चाहिए जैसे जेलीफिश के बारे में पढ़ो या डिकम्पोजर्स के बारे में पढ़ो, तो डिकम्पोजर्स के ऊपर वीडियो देख लो, कौन कौन से डिकम्पोजर्स होते हैं उनके फ़ोटो उस वीडियो में आ जाएं, तो थोड़ा मुझे लगता है याद करने में आसानी रहेगी। और दूसरी चीज़ ये कि इसकी टेस्ट सीरीज़ पे भी ध्यान दे सकते हैं। और बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर को थोड़ा अगर पीछे से भी पढ़ें तो बहुत अच्छा होगा। मैं कोशिश करूँगा इसी चैनल पर 2019, 2020 और 2021 तो चल ही रहा है, लगभग 2 साल और ये 5 महीने, यानी मतलब लगभग 2.5 साल का क्वेश्चन मैं करंट अफेयर इस चैनल पर एनवायरनमेंट का पढ़ाऊँगा सभी सेक्शन को देखते हुए। तो ये किया जा सकता है। और इस बार देखिए थोड़ा ट्रेडिशनल से हट के रहा, जैसे कि नेशनल पार्क के ऊपर क्वेश्चन शायद नहीं था, और नेशनल पार्क के ऊपर क्वेश्चन नहीं था ना, हाँ नहीं था। तो हर साल पूछते हैं क्वेश्चन, तो ये भी इस बार नहीं हुआ। चलिए ठीक है फिर।